प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बीए फाइनल ईयर। कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन। और इसमें भी पढ़ेंगे बच्चों हम लोग युद्ध के प्रकार। चलिए तो बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पर। बच्चों युद्ध जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रमुख युद्ध जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाकी सब उन्हीं के जो है छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है हिंसात्मक और दूसरा होता है अहिंसात्मक। ठीक है, ये है अहिंसात्मक। चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं हिंसात्मक युद्ध में। हिंसात्मक युद्ध कौन कौन से होते हैं? जिसमें मार काट किया जाए, खून बहाया जाए, वो है हिंसात्मक युद्ध। हिंसात्मक युद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं। परंपरागत का मतलब होता है जिसमें पारंपरिक हथियारों का प्रयोग हो, जिसमें पारंपरिक हथियारों का प्रयोग हो। पारंपरिक का मतलब होता है जो रीत रिवाज जो प्रचलन में हो, जो खास करके ज़्यादातर राष्ट्र इस्तेमाल करते हो, लगभग हर राष्ट्र में बहुतायत में पाया जाता हो, हर राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो, वही है परंपरागत। ये परंपरागत युद्ध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पूर्ण युद्ध, सीमित युद्ध। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और परंपरागत के बाद हिंसात्मक युद्ध का एक और है अपरंपरागत या गैर परंपरागत। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध में 2 प्रकार के युद्ध हैं, सीमित परमाणु युद्ध और असीमित परमाणु युद्ध। और आगे आ जाता है अपरंपरागत में छापा मार, या इसी को कहा जाता है बच्चों गुरिल्ला युद्ध। ठीक, वही गुरिल्ला जिसको शिवाजी ने जिसके जन्मदाता रहे हैं शिवाजी। ठीक है बच्चों, भारत में। चलिए अब अगला आ जाता है अहिंसात्मक युद्ध। अहिंसात्मक युद्ध में ऐसा युद्ध जिसमें खून खराबा ना हो, लेकिन एक दूसरे को हर तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए, समाप्त करने का प्रयास किया जाए। समाप्त तो नहीं होते लेकिन कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों। पहला नंबर इसमें होता है आर्थिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, राजनैतिक युद्ध। इनके आधार पर एक दूसरे को अगर जो है दबाने का प्रयास किया जाए तो अहिंसात्मक युद्ध माना जाता है, या कमज़ोर करने वाला युद्ध। इसमें खून खराबा, रक्तपात नहीं होता। इसमें क्या होता है, अब देखते हैं हम बच्चों अहिंसात्मक युद्ध मात्र 3 प्रकार के। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं ये पहले नंबर के परंपरागत युद्ध में, हिंसात्मक युद्ध में, परंपरागत युद्ध में। अब परंपरागत युद्ध में कौन कौन से होते हैं? देखिए, परंपरागत हथियारों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे हथियार जो लगभग संपूर्ण राष्ट्र के पास हो। बच्चों ऐसे हथियार होते हैं जो परंपरागत, वही हथियार कहे जाएंगे जो युद्धरत राष्ट्र जो दोनों इस्तेमाल करें। जैसे अगर एक के पास परमाणु बम है, दूसरे के पास नहीं है, तो परमाणु बम को हम परंपरागत हथियार नहीं कहेंगे। जैसे उस समय जो है जब बाबर ने पहली बार ये पानीपत के संग्राम में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तोपों और मस्केटों का प्रयोग किया था, तो तोप और मस्केट उस समय परंपरागत हथियार भारत के लिए नहीं थे, क्योंकि भारत में किसी के पास तोप और मस्केट नहीं थे। वैसे आज के समय में परमाणु बम हर राष्ट्रों के पास नहीं है, इसलिए इसको परंपरागत हथियार नहीं कहा जाता। अर्थात वो हथियार जो दोनों पक्षों के पास विद्यमान हो, अर्थात हथियारों की समानता होना चाहिए। क्वालिटी में भले अंतर हो, लेकिन राइफल है तो राइफल उनके पास भी होनी चाहिए, तोप है तो दोनों पक्षों के पास होना चाहिए, टैंक है तो दोनों पक्षों के पास होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे परंपरा का मतलब होता है कहते हैं रीत रिवाज। रीत रिवाज का मतलब जो प्रचलन में हो। कहते हैं हमारे यहाँ की रीति है, हमारे यहाँ का रिवाज है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, तो अर्थात जो प्रचलन में हो उसे हम लोग कहते हैं परंपरा। अब देखिए, जिन हथियारों का बहुतायत में प्रचलन हो, जो दोनों पक्षों के पास हो। और इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की सेनाएं एवं अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या नहीं किया जाता? ABC। ABC का मतलब होता है बच्चों ए से एटॉमिक, बी से बायोलॉजिकल, सी से केमिकल। ए से बच्चों याद रखिए एक बार, ए से एटॉमिक, एटॉम का मतलब होता है परमाणु। ध्यान दीजिएगा, A B C। ए का मतलब क्या होता है? एटम यानी परमाणु। बी का मतलब बायोलॉजिकल यानी
बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, बेटा इसमें बायोलॉजिकल का मतलब होगा जैविक, फी का मतलब होगा केमिकल यानी रासायनिक हथियार। समझ में आ गया? यानी परमाणु बम का प्रयोग नहीं होगा परंपरागत हथियारों में, जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। वही जो जीवाणु फेंका जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, सैनिक अंधे हो जाते हैं। और इसी तरह जो है रासायनिक का मतलब होता है बच्चों जहरीली गैसों का प्रयोग, ये सभी परंपरागत हथियारों में नहीं आते, क्योंकि ये अस्त्र जो है सबके पास नहीं होते। जैसे परमाणु बम क्या सबके पास है? नहीं है। तो ऐसे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को क्या कहा जाता है? गरीबों का परमाणु बम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण या असीमित युद्ध। पूर्ण युद्ध क्या कहा जाता है? इसे समग्र युद्ध भी कहा जाता है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण युद्ध। इसमें राष्ट्र द्वारा अपनी संपूर्ण शक्ति एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा राष्ट्र को, शत्रु को नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है पूर्ण युद्ध के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ये पूर्ण युद्ध के उदाहरण हैं। पूर्ण युद्ध में राज्य की संपूर्ण जो है जनशक्ति तथा भौतिक व नैतिक साधनों से ये युद्ध लड़ा जाता है। जनशक्ति, भौतिक व नैतिक साधन, हर प्रकार के भौतिक जनशक्ति, संपूर्ण जनता भी उसमें शामिल होती है। भले जो है युद्ध के मैदान में ना जाए, लेकिन युद्ध में सहयोग, युद्ध में योगदान संपूर्ण व्यक्ति का होता है। इससे जो है इसमें समस्त नैतिक एवं अनैतिक यानी वैध और अवैध हर साधनों का प्रयोग करके शत्रु को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण युद्ध के लक्ष्य क्या होते हैं? युद्ध मोर्चे पर सैनिक क्षमता को नष्ट करना, अर्थात सीमा पर सैनिकों को नष्ट करिए, सैनिक क्षमता को नष्ट किया जाए। गृह मोर्चे पर यानी अंदर फसलों को बर्बाद कीजिए। पूर्ण युद्ध कहने का मतलब हर तरह से बर्बाद करना होता है बच्चों। सैनिक क्षमता को नष्ट कीजिए, अंदर फसलों को बर्बाद किया जाता है। उसके बाद तेल भंडार, जो कि तेलों से गति मिलती है, तेल के द्वारा भाई तेल से टैंक चलते हैं, तेल से गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों से हर प्रकार के आवागमन यातायात आदि सभी होते हैं। तो तेल भंडारों को भी नष्ट किया जाता है, उनको भी एक प्रकार से युद्ध का उपकरण माना जाता है ही। सैनिक छावनी को नष्ट किया जाता है। घनी आबादी वाले शहरों को नष्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे दबाव पड़े तो युद्ध बंद हो। यातायात व संचार व्यवस्था को नष्ट किया जाता है, सड़कें तोड़ दी जाती हैं, पुलों को तोड़ दिया जाता है, रेलवे लाइन उखाड़ दिया जाता है। अस्पताल तथा स्कूल कॉलेजों को भी नष्ट किया जाता है। और पूर्ण युद्ध में नैतिकता, सभ्यता, मानवता एवं विकास सब बच्चों दांव पर लग जाते हैं। ठीक है, सब जो है दांव पर, अर्थात हर तरह से विनाश करने का जितनी क्षमता हो उतना विनाश कीजिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। ना शहर, ना स्कूल कॉलेज, ना सैनिक, जिनको मार सकिए समाप्त करिए। आगे है सीमित युद्ध। सीमित युद्ध में क्या किया जाता है? सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीमित युद्ध, भारत द्वारा लड़े गए सभी युद्ध। सीमित शक्ति एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्र अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करता। सीमित कार्यवाहियां एवं सीमित भौगोलिक क्षेत्र। अब बच्चों देखिए, इसमें उदाहरण के रूप में भारत चीन अरब इजराइल युद्ध, भारत पाक में जो भी युद्ध हुए हैं हर क्षेत्र में नहीं हुए हैं, केवल जो भी है कश्मीर बॉर्डर पर ही लड़ा गया है। भारत चीन को ले लीजिए, ये भी जो है वहीं लद्दाख और जो है अरुणाचल वाले क्षेत्र में भी लड़ा गया है। अरब इजराइल युद्ध, ये भी बॉर्डर पर ही लड़े गए हैं। पूर्ण युद्ध का मतलब, पूर्ण युद्ध होता तो इसमें एक राष्ट्र होता, दूसरा राष्ट्र नहीं होता। और इसमें जो है भारत पाकिस्तान जैसे देश, भारत चीन जैसे देश, कभी इन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया ही नहीं। भाई चीन के पास परमाणु बम उस समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो है सैन्य संख्या बहुत ज़्यादा थी, हथियार भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो उस स्थिति में जहाँ भारत की स्थिति उस समय तात्कालिक स्थिति थी, कमज़ोर स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में चीन भारी पड़ सकता था। भारत पाक युद्ध में देखा जाए तो 99 में भारत के पास परमाणु बम मौजूद था, लेकिन फिर भी सीमित युद्ध बना रहा, क्योंकि संपूर्ण साधन का प्रयोग नहीं किया गया और संपूर्ण क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, केवल कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, हाँ।
अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़े गए सभी युद्धों का स्वरूप सीमित ही रहा है। सीमित रहने का एक जो है सीमित रहने की एक वजह थी, उसमें परमाणु बम बन चुका था और संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आ चुका था। कोई भी युद्ध हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य बना रहा कि युद्ध को एन केन प्रकारेण रोका जाए और विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए, इसके पहले ही युद्ध को रोक दिया जाए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था बच्चों, कि आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। क्योंकि मालूम था अगर जो है कोई बड़ी संस्था नहीं बनी, कोई पावरफुल संस्था नहीं बनी, तो जो ये परमाणु बम के जो ये निर्माता राष्ट्र हैं ना, ज़रूरत पड़ी तो ये कभी जो है संपूर्ण विश्व को ये खतरे में डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण धरती को समाप्त करने की क्षमता इस समय धरती पर रहे इन राष्ट्रों के पास मौजूद है। ठीक, और असीमित युद्ध का खतरा जरूर बना रहा सोवियत संघ एवं अमेरिका के कारण, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मौके आते गए लेकिन टलते गए। ठीक है बच्चों, असीमित युद्ध का खतरा जैसे देखा जाए तो क्यूबा के संकट पर असीमित युद्ध हो सकता था, यानी परमाणु बम युद्ध हो सकता था। भारत पाकिस्तान 1971 के समय परमाणु युद्ध हो सकता था। तो ऐसे कुछ मौके आए, लेकिन भगवान ने बचा लिया। मान के चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रों के प्रयास से ये जो है टल गया। और टल क्यों रहा? परमाणु भयादोहन। भाई देखिए, परमाणु भयादोहन, परमाणु बम का भय दोनों राष्ट्रों को था। परमाणु बम जिसके पास है उनको भी है, जिनके नहीं है उनको भी है। क्योंकि अगर विरोधियों के पास परमाणु अस्त्र है तो दोनों में भयादोहन कार्य करेगा। और परमाणु भयादोहन के कार्य जो है, भयादोहन के कारण सभी युद्ध सीमित ही रहे। चलिए सीमित युद्ध की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। सीमित युद्ध की परिभाषा, इसमें बर्नार्ड ब्रोडी ने क्या कहा है? सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित राष्ट्रीय संसाधनों के प्रयोग से लड़ा जाने वाला युद्ध सीमित युद्ध कहलाता है। ठीक है, वैसे परिभाषा तो बहुत अच्छी है बच्चों। हेल्परिन ने क्या कहा है? वे युद्ध सीमित हैं जो अमेरिका और सोवियत संघ की भूमि पर नहीं लड़े जाते, लेकिन दोनों महाशक्तियां उस युद्ध से पूरा संबंध रखती हैं। इनका भी संबंध ठीक ही है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों परिभाषाओं को मिला दिया जाए तो ये परिभाषा जो है निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। तो ये सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित राष्ट्रीय संसाधनों के प्रयोग से और ऐसा युद्ध लड़ा जाए जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शामिल तो ना हो, लेकिन पूरा संबंध वो रखती हैं। अर्थात विरोधी सेनाएं जो युद्ध कर रही हैं उसमें एक की हेल्प अमेरिका करता है और दूसरे की हेल्प सोवियत संघ। ऐसा जो है उसके बाद लड़े जाने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सीमित युद्ध लड़े गए हैं, ऐसा जो है देखने को मिलता है। वैसे देखा भी जाए तो भारत पाकिस्तान का जब भी युद्ध होता रहा है, भारत जो है वो अमेरिका हर समय पाकिस्तान की मदद करता रहा और सोवियत संघ हर समय भारत की मदद करता रहा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अरब इजराइल संघर्ष में ईरान के ऊपर हर समय अमेरिका का वरदान रहा। इजराइल पर अमेरिका का जो है हाथ रहा और अन्य सभी जो है अरब कंट्रियों को सोवियत संघ का हथियार मिलता रहा। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों खुल के सामने कभी नहीं आए, बस केवल अपना हथियार बेचते रहे। और उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जिन युद्धों के भौगोलिक क्षेत्र, लक्ष्य, उद्देश्य, साधन सभी सीमित हो तथा महाशक्तियों के भूक्षेत्र सम्मिलित ना हो, उन्हें सीमित युद्ध ही कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बच्चों लंबा हो जाएगा, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर से अगले वीडियो में।